नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल पूरी तरह से तेज हो गया और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में तो होना ही था। मध्य प्रदेश में पिछली बार आप जानते हैं कि एक सीट को छोड़कर सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी भी भोपाल से चुनाव हार गए थे। इस बार दिग्विजय सिंह को राजगढ़ भेजा गया, अपनी घर की सीट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पेच जो फंसा हुआ था, जिसको लेकर लगातार बात हो रही थी, वो हो रही थी शिवपुरी गुना की सीट पर और विदिशा की सीट पर। कई सारे नाम उछल रहे थे, कई सारी बातें हो रही थी कि इन दोनों जगहों पर, एक जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, एक जगह पर शिवराज सिंह चौहान, जो वहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। इस बार उनको लोकसभा लड़ने के लिए कहा गया है। उन जगहों पर उनका कौन मुकाबला करेगा, इसको लेकर बातें चल रही थी। और कल कांग्रेस की एक लिस्ट आई जिसमें इन दोनों जगहों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। आज एक बड़ी घटना और हुई कि कांग्रेस अकाउंट फ्रीज करने के मामले में जो हाई कोर्ट गई हुई थी, हाई कोर्ट ने कांग्रेस की बात नहीं सुनी, वो मामला खारिज हुआ। अब शायद सुप्रीम कोर्ट जाएगी। केजरीवाल जेल में है, उनकी भी आज सुनवाई है, देखते हैं वहां क्या आता है। तो कई तरह से चुनाव का माहौल बन रहा है मध्य प्रदेश और देश के तमाम मुद्दों पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश पाठक से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो बताइए, इन 2 सीटों पर आप भी काफी सारी बातें कर रहे थे, लगातार कई सारे नाम ले रहे थे। विदिशा में कई लोगों का नाम चल रहा था, हनुमान जी का नाम चल रहा था। गुना शिवपुरी को लेके आपने बताया था कि पहले अरुण यादव जी का नाम चला और उसके बाद फिर अरुण यादव जी को प्रभारी बना दिया गया, कहीं का मतलब उनको चुनाव नहीं लड़ना था। तो अब ये जो 2 नाम दोनों जगहों पर घोषित हुए हैं, इन नामों को लेकर क्या है? कांग्रेस ने सीट गिफ्ट की है या लड़ना ठाना है? गिफ्ट करना तो बिल्कुल नहीं कह सकते अशोक जी। कांग्रेस ने बड़े रणनीति पूर्वक सोच समझकर सिंधिया और शिवराज को उनके गढ़ में घेरने की कोशिश की है। पहले हम शिवराज सिंह की बात करेंगे। स्वाभाविक तौर पर सिंधिया से वरिष्ठ हैं और बीजेपी की राजनीति में तो स्वाभाविक ही वरिष्ठ हैं। और वैसे भी शिवराज सिंह चौहान पहली बार सांसद तब बने थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और वो चुनाव था अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने के बाद का। जी। हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि अटल जी एक साथ विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों पर जीते थे। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी थी। तब शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा से, विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से बीजेपी में आते हुए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। तब पहली बार वे 1991 में वहां से सांसद चुने गए। अशोक जी, बहुत दिलचस्प कहानी है विदिशा सीट की। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने इस वक्त जिन्हें प्रत्याशी बनाया है आज, प्रताप भानु शर्मा को, इन्हीं प्रताप भानु शर्मा को हराकर शिवराज सिंह पहली बार सांसद बने थे। आप सोचिए, 1991 के बाद कितने साल बाद, 2-3 दशक के बाद एक बार फिर वे आमने सामने हैं। और इस तकरीबन बीच 33 में साल जो पैदा हुआ होगा 33 आज एकदम जवान हो गया होगा, शादीशुदा हो गया होगा। जी। और इस बीच में आप सोचिए, इस बीच में 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए शिवराज सिंह चौहान, 5 बार सांसद रह लिए शिवराज सिंह चौहान, और प्रताप भानु शर्मा 2 बार सांसद रहे थे, 1980 में और 85 में। राजीव गांधी के दौर के वे नेता हैं और अच्छी पकड़ उनकी रही है। विदिशा का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सिंधिया राजघराने का, SATI सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके भी वे डायरेक्टर रहे थे। माधवराव सिंधिया के बहुत करीबी थे। लेकिन समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रताप भानु का तालमेल नहीं जमा और वे लगातार दूर होते चले गए। तो ऐसे प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। हमने विंग कमांडर अनुमाचार्य का भी जिक्र किया था, देवेंद्र पटेल जो इस वक्त विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी जिक्र हुआ था। लेकिन पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा की जो संगठन में पकड़ है, और एक निर्विवाद नेता हैं, बहुत सहज सुलभ हैं, बातचीत में बड़े सहज हैं, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी को यह लगा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को घेरना है तो सामाजिक समीकरण भी देखना पड़ेंगे और संगठन में पकड़ भी देखना पड़ेगी। निश्चित तौर पर अनुमाचार्य एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस में उभरी हैं, लेकिन जितना लंबा तजुर्बा कांग्रेस पार्टी और संगठन में प्रताप भानु शर्मा का है, उतना अनुमाचार्य का नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट करने की बात तो बहुत दूर की है, ये अच्छी घेराबंदी कांग्रेस ने की है, क्योंकि प्रताप भानु को लेकर कोई गुटबाजी का ऐसा संकट भी नहीं है कि उनके पीछे कांग्रेस के बाकी गुट
उनका सहयोग न करें। और इस वक्त तो कांग्रेस संयोग से निर्गुट हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद और सुरेश पचौरी के जाने के बाद। अब कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है, तो कमलनाथ तो अपने क्षेत्र में महाकौशल में अपने बेटे की सीट पर ही ज्यादा सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस ने एक अच्छा प्रयोग किया है। दिलचस्प बात है मैंने आपको बताई कि प्रताप भानु और शिवराज सिंह 3 दशक बाद एक दूसरे के सामने फिर से हैं। लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। दूसरी सीट जिसका आपने उल्लेख किया, गुना शिवपुरी सीट है, उसमें भी ऐसे ही बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। सबसे पहला तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार। पिछला चुनाव वे कांग्रेस के टिकट पर 2019 में हारे थे अपनी इसी सीट से। उनके सामने जो व्यक्ति प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया है कल, उनका नाम है राव यादवेंद्र सिंह। अब दिलचस्पी की बात यह है कि इन्हीं राव यादवेंद्र सिंह के पिता राव देशराज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में इन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब पिता से लड़ते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र के सामने मैदान में है, यानी पुत्र अपने पिता की 2 बार की हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरे। कैसी कैसी उलटबाजियां अशोक जी इस दरमियान हो गई पिछले 5-7 साल में मध्य प्रदेश में, कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी होते थे, जो यादवेंद्र सिंह के पिता देशराज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। राव देशराज सिंह बीजेपी में थे, वे और उनके पुत्र, उनका पूरा परिवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। राव देशराज सिंह वापस चले गए बीजेपी में, लेकिन उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में बने रहे। विधानसभा चुनाव वे हारे, उनको अशोकनगर की मुगावली सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया था, बृजेंद्र सिंह यादव के हाथों से चुनाव हार गए थे। अब राव यादवेंद्र सिंह के पूरे परिवार की कहानी और सुन लीजिए। पिता के अतिरिक्त वे खुद जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी पत्नी जनपद की सदस्य हैं, उनके एक भाई जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी मां जनपद की सदस्य हैं। यानी जो जनता के वोटों से चुनकर आने वाले जितने स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, उन सब में इस परिवार का, राव देशराज सिंह के परिवार का, यादवेंद्र सिंह के परिवार का अच्छा खासा रिकॉर्ड है जीतने का। अब इसके पीछे एक और चीज है देखने लायक, वो है जातिगत समीकरण। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार फिर एक यादव का सामना करना पड़ेगा। पहले 2 बार कर चुके, लेकिन जिस यादव के हाथों हारे थे, डॉक्टर केपी यादव के हाथों, उसमें भी बहुत बड़ा कारण जातिगत समीकरण भी था। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर ये संसदीय सीट मिलकर बनती है, जिसमें 2-2.5 लाख से ज्यादा यादव हैं। यादव इस बात से नाराज हैं कि डॉक्टर केपी यादव का बीजेपी ने टिकट काट दिया। भाई उनका अपराध क्या था? केपी यादव ने तो जाइंट किलर के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को हराया था, बीजेपी के खाते में लोकसभा की सीट लाई थी, जो कि दशकों से नहीं आई थी। पहले माधवराव सिंधिया, फिर 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते रहे। इसका क्या इनाम मिला केपी यादव को? इनाम की बजाय सजा मिल गई कि उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी के खाते में यह है कि यादव मुख्यमंत्री है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यादव इस बात से नाराज हैं कि भाई यादव मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, पर हमारे एक यादव को जिसने ज्योतिरादित्य को हराया था उसका टिकट क्यों काट दिया गया? तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कांग्रेस ने बहुत ही चतुराई से ये दोनों टिकट घोषित किए हैं। इसके अलावा जो विकल्प थे, केपी सिंह, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, उन सब की अपेक्षा मुझे लगता है कि यादवेंद्र सिंह ज्यादा ताकतवर प्रत्याशी साबित होंगे कांग्रेस के लिए। बाकी कांग्रेस जिस तरह से घेराबंदी इन दोनों सीटों पर करेगी वो देखना होगा। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आकर्षण वाली सीटों में से ये 2 सीटें हैं, तीसरी राजगढ़ होगी। तो दिग्विजय सिंह को जहां सामना करना है बीजेपी का, अपने राजनीतिक और जीवन की एक आखिरी लड़ाई, जिसको आमतौर पर वे खुद भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसमें उनका मुकाबला जिनके साथ है, नागर जी, वो बीजेपी की तरफ से लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। तो ये मुकाबले दिलचस्प होंगे मध्य प्रदेश में अशोक जी। मुझे ऐसा लगता है घेराबंदी कांग्रेस ने ठीक ठीक की है जी।
आपकी बात से एक मजेदार बात निकल के आई भाई साहब कि ये खेल तो बहुत जगह होने वाला है। देखिए अभी मैं हिमाचल का देख रहा था कि लाहौल स्पीति की जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है वो कांग्रेस जी। में आ गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए थे उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, तो जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के टिकट का इंतजार कर रहे थे, अब उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा घोषणा करके कहा, वीडियो आया उनका कि मुझे चुनाव तो लड़ना है, मैं कांग्रेस से भी लड़ सकता हूं। अभी अभी बताऊं आपको, गुजरात में कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जो लोग कांग्रेस से गए हैं उनको टिकट दिया जा रहा है या उनको पार्टी में बड़ी पोजीशंस दी जा रही हैं। उससे जो उनके लोकल अपने पुराने बरसों से जो भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए लोग थे वो नाराज हैं, कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं लेकिन नाराज हैं। अभी ईडर में एक घटना हुई है जहां गाली गलौज जैसा मामला हुआ है। एक अपनी आदिवासी पंचायत सदस्य को बाकायदा वहां के विधायक ने गाली दी है क्योंकि लोकसभा कैंडिडेट का वो विरोध कर रही थी। तो ये चीजें हम कांग्रेस में देखते रहे हैं, आप भी और हम भी, हम लोग को प्रैक्टिस रही है कांग्रेस के अंदर ये सारा कुछ देखने की। अब कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से जो बड़ी संख्या में भाई साहब लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और बड़ी संख्या में गए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी सारे स्टेट हो, उत्तर प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं बनती है लेकिन बाकी जगहों पे ये है। तो ये क्या भाजपा का पूरा कैरेक्टर और खेल जो है इस चुनाव में जितना होगा होगा वो लॉन्ग टर्म में इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकता है? इसको आप कैसे देखते हैं? एक पत्रकार के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें अशोक जी एक उदाहरण और जोड़ लेते हैं। अभी हिमाचल विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बाद में वे हेलीकॉप्टर से पंचकुला चले गए, कहां चले गए, फिर लौट कर आ गए। अंत में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव वहां होने वाला है इसी लोकसभा के साथ साथ। बीजेपी ने 6 कांग्रेसियों को टिकट दे दिया है। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 6 भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का पूर्ण कांग्रेसीकरण हो चुका है, यद्यपि 2019 में ही हो गया था। देखा जाए तो 80-90 सांसद उस वक्त भी 2014 में हो गया था। 2014 में जगदंबिका पाल से लेकर न जाने कितने ऐसे लोग थे, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, जो कांग्रेसी थे और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे लोकसभा में। तब भी बीजेपी की संख्या में, पूरी संख्या में बहुत बड़ी संख्या कांग्रेसियों की थी, भूतपूर्व कांग्रेसियों। इस बार जो बीजेपी की बेचैनी है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हवस है, एक प्यास है कि कांग्रेस के ही लोगों को लाकर टिकट देना है, कांग्रेस से लेकर आओ टिकट दे दो। जबकि अगर 400 पार का नारा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री को अपने ब्रांड नेम पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी के नाम पर इतना भरोसा है, तो फिर कांग्रेसियों को इतना ज्यादा लाकर चुनाव लड़ाने की जरूरत क्या है? मध्य प्रदेश में भूतपूर्व गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक भाई याद दिला रहे हैं कि हमने पिछले 1 महीने में 16,000 कांग्रेसियों को प्रवेश दिलाया है। अरे भाई, अगर इतने हजारों कांग्रेसी प्रवेश ले रहे हैं, गुजरात में कांग्रेसी आ रहे हैं, हरियाणा में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, वो जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, जैसा कार्यकर्ता देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, वो क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए? राज्यसभा में भी जाना होगा तो मिलिंद देवड़ा जाएंगे, अशोक चौहान जाएंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता क्या करेगा, नेता क्या करेगा? तो ये जो असंतोष है, ये धीरे धीरे, आपने बिल्कुल सही पूछा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? मैं इसके दूरगामी प्रभाव ऐसे देख रहा हूं कि किसी दिन बीजेपी के भीतर कोई ऐसा महाविस्फोट होगा कि पार्टी भरभरा कर ढह जाएगी, और वो दिन 4 जून को भी आ सकता है। अगर मतगणना की शाम को सीटों की संख्या 272 नहीं रही, तो खुद बीजेपी के भीतर कितना बड़ा विस्फोट होगा, असंतोष की कैसी कैसी आवाजें सुनाई देंगी, इसकी कल्पना नरेंद्र मोदी अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूर्ण कांग्रेसीकरण बीजेपी का हो रहा है, ये बीजेपी के लिए, अपने लिए आत्मघाती कदम है। अब भी इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी, यद्यपि कांग्रेस भी दे रही है। राजस्थान में राहुल कसवा को अभी दिया है। ये कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं है, कांग्रेस तो अपने खुद के संक्रमण काल से इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि उसको तो येन केन प्रकारेण किनारा ढूंढना है। लेकिन बीजेपी के साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। उसको ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मैं इसकी वजह ये मानता हूं कि शायद अंदर से कहीं घबराहट है। उनको जमीनी हकीकत पता है कि 400 पार नहीं जो होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 370 सीटें बीजेपी की बात दावा करती है कि 370 तो हम ही अकेले ले आएंगे। लड़ कितनी सीटों पर रही है? 405 या 408 कुल प्रत्याशी अब तक घोषित कर पाई है बीजेपी। तो क्या 98% बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे, जो कि कभी किसी पार्टी के नहीं जीतते? तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी
अंदर ही अंदर एक उत्पीड़न के दौर से गुजर रही होगी, पार्टी के मूल कार्यकर्ता का उत्पीड़न, जो लगातार ये बर्दाश्त कर रहा है, जिसका हिमाचल में नजारा हम देख रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई अशोक जी। हिमाचल में कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशियों के घरों पर जाकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहा है। ऐसा विरोध दोनों पार्टियों में जब तक नहीं होगा, ये दल बदल इसी तरह चलता रहेगा। जी अशोक। इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस का भाजपाकरण भी हो सकता है। राहुल कसवा बहुत सारे कांग्रेस में भी आ सकते हैं, आज नहीं बिल्कुल आ तो सकते, कल। बिल्कुल आ सकते क्योंकि हैं। ये होगा जिस दिन मध्य प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह की यात्राएं हमने देखी, अब वो तो कांग्रेस जीत नहीं पाई, लेकिन उनको यही उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से पलटते हुए चवन्नियां, जिस तरह से हम पलटते हुए देख रहे हैं, तो इन चवन्नियों की खनखनाहट ने पूरे लोकतंत्र की, मुझे लगता है कि मतलब काफी लोकतंत्र की ऐसी कर चुके हैं। बिल्कुल सच बात है। हम लोगों को अब शर्म आने लगी हमारे देश के लोकतंत्र पर कि लोग कितने सिद्धांतहीन हो गए हैं, विचारधारा से कोई वास्ता नहीं है। जिनका नाम हमने अभी गिनाया, राव यादवेंद्र सिंह, ये भी तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे अभी। तो अगर कांग्रेस का भाजपाईकरण होगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पीड़ित होगा और अंत में ये समुद्र मंथन जैसा है, दोनों पार्टियों के भीतर होगा। मैं एक दिन अशोक जी एक दूसरे चैनल पर बात कर रहा था, एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने उदाहरण के साथ कहा कि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां इस तरह के दल बदल होते हैं। यूरोप अमेरिका में कोई दल बदल नहीं होता। युवावस्था के बाद जो व्यक्ति एक पार्टी एक विचार को चुनता है, अगर वो डेमोक्रेट है तो डेमोक्रेट रहता है जीवन भर, वो रिपब्लिकन है तो रिपब्लिकन रहता है। इस तरह के दल बदल दुनिया में कहीं नहीं होते। फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कभी नहीं होते। न्यूनतम होते हैं, मतलब दशकों में कभी कोई एक से दूसरी तरफ जाता है, वरना आजीवन एक विचार के साथ हमेशा काम करते रहते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य। इतना तो राकेश भाई, बस एक सेकंड रोक रहा हूं, इतना तो मैं पाकिस्तान में भी नहीं देख पाता हूं। यही मैं कहने मतलब वाला था, बिल्कुल पाकिस्तान सही कहा। पीपुल्स पार्टी और उनका समझौता जरूर हो जाता है, लेकिन पीपुल्स पार्टी से लीग में चले गए या लीग से पीपुल पार्टी में आ गए, ये बहुत कम सुनाई देता है। जबकि पाकिस्तान के न्यूज में कायदे से फॉलो करता हूं। जी बिल्कुल पाकिस्तान का भी उदाहरण देना चाह रहा था, बांग्लादेश का भी देख लीजिए। बांग्लादेश में दो पार्टियां हैं, दो ताकतें हैं। अभी एक तरफा वहां लोकतांत्रिक तानाशाही जैसी चल रही है, इसके बावजूद जो दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं है इतने दिनों से, उसके लोग सत्ताधारी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। वहां इस तरह के दल बदल नहीं हो रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है वहां पर, कैसा चुनाव हुआ हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ है, इमरान जेल में था, इसके बावजूद ऐसा दल बदल वहां नहीं हुआ। गठबंधन हो गए हैं लेकिन दल बदल नहीं हुए इस तरह के। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोकतंत्र की जननी है, कहते हैं, हम दावा करते हैं, हम लिच्छवी गणतंत्र से शुरू करते हैं कथा कहानी सुनाना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि डेमोक्रेसी अब हमारे यहाँ नाम मात्र की बची है, दिखावे की बची है। जी अशोक। अच्छा, एक सवाल जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, फिर मैं लौटूंगा मध्य प्रदेश पे। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, आज कोर्ट में मामला जाना है, लेकिन ज्यादातर जानकारों का कहना है कि बेल होना बहुत मुश्किल है। और उसी बीच में राज्यपाल का बयान आता है, मतलब जैसे राज्यपाल गार्जियन हो चुनी हुई सरकार के बारे में, वो कहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। ये सारा कुछ जो हो रहा है, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, हाई कोर्ट में मामला जाता है, खारिज हो जाता है, पुराने पुराने मामले निकाले जाते हैं। पहले 100 करोड़ से ऊपर उनके अकाउंट से निकाल लिया गया, 500-550 करोड़ की बात हो रही है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, मैं दूसरे तरीके से जानना चाहता था। एनालिसिस तो इसकी बहुत आ रही है, क्योंकि हम और आप दोनों जनता के बीच में ही रहे हैं, मध्यवर्गीय कॉलोनीज में रहते हुए, लोगों से बोलते बात करते हुए बड़े हुए हैं। एक जमाने में भाई साहब इन चीजों का जनता के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता था। आज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और अगर नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? अशोक जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। पहले तो दिल्ली और कांग्रेस की बात कर लें। मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए ये ज्यादा चिंता की बात है कि अमेरिका हमारे मामलों पर टीका टिप्पणी कर रहा है। वो भी उस दिन जिस दिन विदेश मंत्रालय अमेरिकी दूतावास से अधिकारी को बुलाकर अपनी आपत्ति, अपनी नाखुशी दर्ज कराए और उसके 24 घंटे के भीतर फिर एक सवाल के जवाब में अमेरिका कह दे कि हमारी नजर है कांग्रेस के खातों के फ्रीज करने पर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। हम सब इस पर आपत्ति करना चाहते हैं। हमें बिल्कुल ऐतराज है कि हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल न दे, जर्मनी दखल न दे। लेकिन अशोक जी, जैसे ही हम ये आपत्ति करते हैं, हमें याद आ जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री तो अमेरिका जाकर चुनाव में वोट मांग रहे थे एक प्रत्याशी के पक्ष में। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे। तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं और हमारी आपत्ति को डाइल्यूट करना पड़ता है। हमारी आवाज मध्यम हो जाती है कि हम किस मुंह से
अमेरिका को आंखें दिखाएं, हम कैसे उससे कहें कि हमारे घर में दखल मत दो, हमारे आंगन में मत झांको, क्योंकि हमारा मुखिया तो दूसरे के आंगन में जाकर भांगड़ा करके आया है। अब इन दोनों घटनाओं का जनता में असर, मुझे लगता है अशोक जी, जनता में अब असर तो होना शुरू हो गया है। अब तक हमें और आपको लगता था कि धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, काशी विश्वनाथ के नाम पर, भोजशाला के नाम पर, अभी मध्य प्रदेश में एक नया मामला उठकर आ गया है। एएसआई उसमें रोज सर्वे कर रही है, कार्बन डेटिंग चल रही है। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये चुनाव 2024 का निर्णायक चुनाव राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन अब वैसी कोशिश करती खुद बीजेपी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके पास भी ये सूचनाएं होंगी कि मंदिर का मामला अब ठंडा पड़ चुका है। वो जो बुखार उठा था 22 जनवरी को, वो उतर गया है। अब ये जो बैंक खाते फ्रीज करना है, कांग्रेस के खातों में से पैसे निकाल लेना है, केजरीवाल की गिरफ्तारी है, अब साधारण आदमी भी सवाल पूछने लगा है कि केजरीवाल जब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम और आप छोड़ गए थे। मतलब ये सारे सेकंड के लिए बस आपको इंटरवीन कर रहा हूं राकेश भाई, कि मीडिया ऐसा लगा था इस पर एकदम खामोश हो जाएगा, लेकिन लगातार खुलासे आ रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रहे हैं जी। अब उसे भी बात करनी पड़ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक आप कालीन के नीचे इस कचरे को छुपाकर बैठे रहेंगे? और मैं ये मान रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया का छुपाए रहे, न करे इस पर डिबेट, न करे इस पर कोई चर्चा, लेकिन द क्रेडिबल हिस्ट्री और तमाम ऐसे समानांतर मीडिया के चैनल हैं जिस पर हजारों लाखों लोग हमारी और आपकी बात को सुन रहे हैं। तो जनता के बीच में यह बात तो चाह रही है कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है कि भारतीय एयरटेल को वो 150 करोड़ का चंदा दे, उसके हक में सरकार नीति बनाए, 147 सांसदों के निलंबन के समय वो नीति पारित कर दी जाए, और अगला ठेका बिना किसी प्रतिद्वंदिता के, बिना कोई सामने कंपटीटर के, अकेले भारतीय एयरटेल को मिल जाए वो सारा काम। ये वही देश है ना जो 2G 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हजारों लाखों करोड़ के घाटे का हिसाब लगा रहे थे। हर कोई विद्वान हो गया था, कैलकुलेटर पर लगा लेता था कि सरकार ने ऐसा किया तो इतना 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, जबकि विनोद राय तो माफी मांग, रोज एक जीरो बढ़ जाता था, रोज एक जीरो बढ़ जाता था। कभी रामदेव जीरो बढ़ा देते थे, कभी विनोद राय बढ़ा देते थे। और अब इस सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिसके अंतर्गत सिर्फ उसको मिल सकता था वो काम, भारतीय एयरटेल को मिल गया। आम लोगों को अब ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि सरकार ने बहुत कुछ गुड़ गोबर किया है। अब हम और आप कैसे मानेंगे कि जनता को समझ में आया, जनता पर असर हुआ? उसका एक ही तरीका है, वो है मशीन में बटन दबाते समय वो क्या फैसला सुनाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे मामले चुनाव के समय खुलना बीजेपी के लिए भारी पड़ने जा रहा है। हम लोग ज्योतिषी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए ये दावा नहीं कर सकते कि सरकार किसकी बनेगी। ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है, नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में सही साबित होने वाला नहीं है। खुद संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिख चुका है, ब्रांड मोदी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। ये बात उसने तब लिखी थी जब ये सारे मुद्दे सामने नहीं आए थे। ये तो हवा है, ऑर्गेनाइजर तो 6-7 महीने पहले लिख चुका है, अग्रलेख पूरा लिख चुका है। तो मुझे लगता है जब दोबारा उसको लिखना पड़ेगा तो उसे लिखना पड़ेगा कि ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव हार सकते हैं हम, अगर ईमानदारी से लिखें तो। जी अशोक। हाँ, ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ईवीएम में किसको वोट पड़ेगा, लेकिन ये तो जरूर बता सकते हैं कि अगर ये मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं तो लोकतंत्र के पूरे कंसेप्ट पे एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा, एक बार दोबारा जनता को भी सोचना समझना पड़ेगा। अच्छा, 2 सीटें हैं जिनकी और आप बात कर रहे थे, और उनमें से एक सीट मेरे लिए, बल्कि दोनों सीटें हम दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे आसपास के इलाके रहे हैं, ग्वालियर और मुरैना। मतलब ग्वालियर में इतना लेट हो रहा है, मुरैना में भी अभी नहीं आया है, कारण क्या है, क्यों रोक के रखा गया है? देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी और मैंने उस दिन भी कहा था इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, इस देरी का। दोनों जगह देरी हो रही है मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी पसंद और नापसंद को लेकर। भले उस तरह की गुटबाजी अब नहीं बची है जैसी सिंधिया के समय में थी, क्योंकि तब सिंधिया की अपनी कांग्रेस अलग थी। और जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, ग्वालियर और मुरैना शिवपुर संसदीय सीट, ये दोनों सीटें
और तीसरी भिंड और गुना शिवपुरी, ये सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र की सिंधिया की हमेशा शक्ति है। रहती है। और जब तक माधवराव सिंधिया थे तब तक वे, और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके दखल से आमतौर पर वहां प्रत्याशी तय होते रहे थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जीतू पटवारी चूंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कुछ महीने उनको हुए हैं, उनकी पकड़ अभी पूरे प्रदेश में वैसी नहीं है जैसी दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही थी। तो इस वक्त ग्वालियर सीट और मुरैना सीट पर इन बड़े नेताओं की पसंद और नापसंद का मामला पेंच लड़ाए हुए है, पेंच अटका हुआ। उसकी वजह से ग्वालियर में जो आखिरी अब तक की सूचना है उसके मुताबिक प्रवीण पाठक जो पूर्व विधायक हैं और राम सेवक सिंह गुर्जर पूर्व सांसद, इन दो लोगों के नाम पर मामला अटका हुआ है। और इस ग्वालियर का मामला अटका है मुरैना की वजह से, मुरैना का ग्वालियर की वजह से। मुरैना में पंकज उपाध्याय जौरा में कांग्रेस के विधायक हैं, जीतू पटवारी के पसंदीदा हैं वे, उन्हीं के कोटे से विधानसभा का टिकट मिला था। पंकज को उपचुनाव में भी मिलाया था, जब मिला था टिकट, जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब वे हार गए थे। जीतू पटवारी वहां पंकज उपाध्याय को टिकट देना चाहते हैं। दो तीन और दावेदार हैं वहां पर, जिसमें एक बलवीर दंडोतिया है जो पहले बसपा से लड़ चुके हैं, नीटू सिकरवार हैं जिनके भाई सतीश सिकरवार एमएलए हैं ग्वालियर से। अगर वहां ब्राह्मण को दिया जाएगा मुरैना में, तो ग्वालियर में प्रवीण पाठक ब्राह्मण है, उन्हें नहीं मिलेगा टिकट। यहां प्रवीण पाठक को मिलेगा तो वहां पंकज को नहीं मिल पाएगा। तो दोनों सीटें इस वक्त पिंग पोंग बनी हुई हैं, वो सी सौ बनी हुई है, नीचे ऊपर हो रहे हैं अभी दोनों सीटों को लेकर। तो मुझे लगता है इसका फैसला 31 तारीख को हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये देरी कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी इन दोनों सीटों पर 1.5-2 हफ्ते पहले प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शिवमंगल तोमर मुरैना से प्रत्याशी हैं और भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से प्रत्याशी हैं। स्वाभाविक है वे एक राउंड लगा चुके होंगे पूरे क्षेत्र में अपना जनसंपर्क, और कांग्रेस तो अभी तो नाम ही नहीं तय कर पाई है। तो ये देरी कांग्रेस को नुकसान दे सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कहां किसको प्रत्याशी बनाते हैं, फिर मुकाबला हम आकलन करेंगे कहां कैसा रहेगा। जी अशोक। तो ये पिंग पोंग का खेल जब खत्म होगा, जब बॉल हरी है या लाल, ये हमें पता चल जाएगा, कौन लड़ रहा है ये पता चल जाएगा। और तब तक और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्थितियां साफ होंगी। कुछ और लोग इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हैं, कोर्ट के कुछ जरूरी निर्णय आ सकते हैं। बाकी सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, राकेश भाई से हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो कायदे की हैं, तो जैसे भी इसको मदद पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।